हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक नए वीडियो में। और आज हमारे साथ जो आरजेएस हैं जिनका 2024 में सिलेक्शन हुआ है, इनका नाम है, इनका इंट्रोडक्शन है अभिषेक। सो अभिषेक गुजर, जिनकी रैंक आई है 166 आरजेएस एग्जाम में। सो अभिषेक, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताओ कि जब रिजल्ट अनाउंस हुआ वो मूवमेंट कैसा था। सर उस टाइम मैं ट्रेन में था। मेरा अच्छा। इंटरव्यू सर 26 अक्टूबर को था। तो हम आ रहे थे, लंच टाइम चल रहा था सर। ओके। तो सर लंच मंगाया हुआ था, रिजल्ट देखा, सर नाम मिला नहीं पहले तो स्टार्टिंग में। बट जो रोल नंबर वाली लिस्ट होती है ना सर, जो उससे पहले होती है, उसमें देखा रोल नंबर तो है, चलो हो तो गया है, नाम नहीं मिला, देख लेंगे। फिर तो सर कॉल्स आना स्टार्ट हुए, वो रुके ही। तो आप मतलब ट्रेन में थे तब या? हाँ यस सर, ट्रेन में थे। तो मतलब ऐसा था कि आप जोधपुर से आ रहे थे जोधपुर और से आपको आ रहे थे। वापस ही आ गया कि आपको वापस जोधपुर आना है। हाँ यस सर। तो ये एक अच्छा इसमें एस्पेक्ट ये रहा कि आपका वेट टाइम काफी कम हो गया 26 को। यस सर, 26 को इंटरव्यू था, हाँ। 26 को दिन में। वरना वो जो 27 को इंतजार की जो घड़ियां घड़ी होती होती है है ना, वो आपकी काफी रिड्यूस हो वो गई। सर रात को फील हुआ, मुझे लगा रात को रिजल्ट आ जाएगा, तो वो रात लंबी निकली सर। वो ये ऐसा होता है बेसिकली, जब भी हम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं तो वो Yes, टाइम निकलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर तो हाँ, फिर ट्रेन में आ रहे थे तो फिर तो वो सर, वो ट्रेन की जर्नी ऐसे लगे ही नहीं कि ट्रेन की जर्नी है। फिर सब फिर तो smoothly लगा कटा। कि ये ट्रेन जो है ये उड़ रही है। वो जल्दी घर पहुंचे, हम घर जाएं। वैसा था सर। राइट, बट नो डाउट आपका एक हार्डवर्क रहा, एफर्ट्स रहे। बहुत सारे डेज ऐसे भी रहे होंगे जो आपको लगा होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, दिस प्रिपरेशन इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस कब होगी मुझे नहीं पता। ऐसी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने अपनी प्रिपरेशन में आई एम वेरी श्योर देखे होंगे। सो ये आज मुझे मॉर्निंग में एक स्टूडेंट ने पूछा, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा। तो एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर जब मैं क्लास में आने लगा हूँ ना, तो अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है खुद पे कि मैं प्रिपरेशन तो कर सकता हूँ। कि अब मैं जब क्लास में आने लगा हूँ तो मुझे, कि मैं कॉलेज टाइम में आई यूज़ टू अवॉइड प्रोफेसर्स को, अब मैं याद तो करने लगा हूँ तो कॉन्फिडेंस तो आ रहा है। लेकिन एक वीक तो मैं प्रिपरेशन करता हूँ, 7th डे मैं सोशल मीडिया की ऐप्स इंस्टॉल कर लेता हूँ और फिर मुझे रिग्रेट होता है। और जब मैं 6-7 दिन प्रिपरेशन करता हूँ तो फिर लगता है हाँ सब ठीक चल रहा है, और एक दिन में मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का। तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे कि क्या ये मैंडेटरी है कि आप अगर 8 आवर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो एकदम डेली विदाउट एनी फॉल्ट 8 आवर्स की होनी चाहिए, या कभी कम ज़्यादा भी हो सकती है? सर मुझे लगता है कि कम ज़्यादा हो सकता है, बट आप जितना कम डिस्ट्रैक्शंस रखोगे, जैसे सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन समझता हूँ कि वो है, थोड़ा बहुत तो है, हम फोटोज़ अपलोड करते हैं, ये वो लाइक्स कितने आए, तो वो ना करके मैंने कम्प्लीटली डीएक्टिवेट कर दिए थे Okay, हाँ। ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। मुझे डेट भी याद है, 1 सितंबर 2022 आई डीएक्टिवेटेड ऑल माई सोशल मीडिया अकाउंट्स। मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं बन जाऊंगा तब मैं वापस खोल लूँगा। वाह क्या बात है। तो सर मुझे ये डिस्ट्रैक्शंस लगता है, अब अगर उन्हें लगता है कि ये उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस है तो सर उन्हें कम्प्लीटली ऑफ कर देना तो अब आप वापस आ गए हैं सोशल मीडिया पे। चाहिए। सर अब मैं वापस आ गया। नाउ यू डिजर्व। अब मैं सर हाँ थोड़ा बहुत डिजर्व करता हूँ। अब आप ये डिजर्व भी करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स को क्या करना चाहिए, लेकिन अभिषेक ने यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन किया कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप डेली 8 आवर्स दो, कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट डेली देना ज़रूरी है। डेली देना ज़रूरी है। डेली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लॉ के फील्ड में तो अगर डेली नहीं पढ़ रहे हो तो आप कॉन्सेप्ट भूलते जाओगे। उन्हें रेगुलरली रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। गुड। अच्छा अभिषेक, आपने लॉ कहाँ से किया था, LLB? सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया था। 2019 में एडमिशन लिया था एंड 2022 में वो कंप्लीट हो गया था। ओके। सो कुछ स्टूडेंट्स को अब ये भी क्वेश्चन रहता है कि आप कौन से कॉलेज से आते हो, ये भी मैटर करता है। तो डू थिंक इट एक्चुअली मैटर्स? नो सर, मेरे लिए कॉलेज से आना मैटर नहीं करता, आप कितने एफर्ट्स पुट करते हो अपनी प्रिपरेशन में, वो मैटर करता है। सो इट डजेंट मैटर कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आ रहे हो, NLU से आ रहे हो, प्राइवेट कॉलेज से आ रहे हो? सर आप किसी भी कॉलेज से हो, इट डजेंट मैटर, जब तक आप अपने एफर्ट्स पूरे डाल रहे हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। मेरे पास 2 साल थे, मुझे 2 साल मिले। मैं 2022 में ग्रेजुएट हुआ एंड 2024 में वैकेंसी आ गई, तो मेरे लिए तो सर ये गोल्डन पीरियड समझूंगा मैं कि मुझे थोड़ा टाइम मिला। फिर
जब अगर मैं एफर्ट्स नहीं डालता तो मेरे कॉलेज का भी सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही मैं NLU से हूँ या DU से हूँ। वो सर अपने सेल्फ एफर्ट्स, जो आपके जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो कम करना, या फिर आप कितने सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हो सर, वो सब मैटर करते हैं। तो आपने क्या सिस्टम बनाया फिर पढ़ने के लिए? आपने नोट्स मेकिंग करी या आपने सिर्फ बेराक पे फोकस किया, कैसे किया? सर कम्प्लीटली ऑन बेरक सर, कम्प्लीटली ऑन बेराक। बिकॉज राजस्थान का एग्जाम सर कम्प्लीटली 90% बेरक्स पे आता है, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बेरक उठाइए। अगर कॉन्सेप्ट भी अच्छे करने हैं आपको तो सर दुक्की आती है हमारे पास, जो हमें DU में मिलती है। तो वो सिंगल्स की तो वो थी सर मेरे पास। तो मैं क्या करता था सर, कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी थी वो मेरी उससे आती थी, और बेरक तो आपको लिखना ही है। तो मैं सर 2 रिवीजन अगर मैं ओरल कर रहा हूँ तो मैं ट्राई करता था कि मैं तीसरा रिटर्न करूँ, तो उससे राइटिंग प्रैक्टिस भी होती थी और ओरल। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट बताया। कई स्टूडेंट्स ये बात बोलते हैं कि सिर्फ बेराक प्रेफर करो, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। वो कैच ये है कि बेराक के साथ में आपको ये भी देखना है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ रहा है। यस सर। वो कॉन्सेप्ट इधर आपको क्लासरूम में समझ में आएगा, आपको टीचर ने समझा दिया है क्लास में, तब तो दैट इज़ फाइन। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन ये, जैसे कि अभिषेक ने बताया कि दुक्की का एग्जाम्पल दिया, सिंगल्स की दुक्की। दिल्ली में ये बहुत पॉपुलर है। आप में से जो लोग दिल्ली से हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि नॉर्थ कैंपस में आपको DU के पास में, तो मुझे ये अच्छे से पता है, अपने दिल्ली के दिनों से मुझे पता है, क्योंकि इतने साल मैंने दिल्ली में खुद स्पेंड किए हैं। सो ये एक एस्पेक्ट तो ये है कि बुक चाहे कोई भी हो, जैसे कि अभिषेक ने यहाँ पे सिंगल का रेफरेंस दे दिया, मल्टीपल बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक सिंगल बुक जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट को कंफर्टेबल आपको अच्छी लग रही है तो आप रेफर कर सकते हैं। तो आपने अपने हैंडरिटन नोट्स बनाया? यस सर, मैंने बहुत बार लिखा है सर। बहुत बार लिखा है? बहुत बार। मैं बता रहा हूँ ना, 2 बार मैं ओरल करता था, तीसरा मेरा फिर से रिटर्न होता था। ग्रेट। तो उस मुझे भी नहीं याद है कि मैंने कितनी बार लिखा है, बट मैंने लिखा है। काउंट नहीं किया बट लिखा है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मैंने ना 40-50,000 MCQ सॉल्व कर लिए हैं प्री के। तो ये नंबर मुझे बहुत बड़ा नंबर लगा, बिकॉज टू क्लेम दिस नंबर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 40-50,000 MCQs, इट्स नॉट ईजी टू क्लेम, राइट? इतने सॉल्व करना और इतना क्लेम करना, ये भी बड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। बट आपने MCQs के लिए फिर क्या किया प्री के क्वेश्चंस करने के लिए? सर उसके लिए भी सिंगल्स की बुक आती है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, तो सर मैंने वही रेफर की थी, जो मेजर लॉस थे। माइनर्स के लिए सर ऐसा कुछ। तो आप आंसर बुक में लगाते थे, बुक में मार्क करते थे? हाँ, बुक में सर। यहाँ पे एक टिप मैं ऐड करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आपको MCQ की आपके पास में, मान फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सिंगल बुक है, एक सिंगल बुक आप MCQs के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आंसर्स जो है मार्क जो आप करते हैं वो आप बुक में ना करें, ताकि आप उसका रिवीजन बार बार कर पाओ उसी कॉन्सेप्ट का। तो आप एक पेपर पे उसके आंसर्स जो है वो लिख कर मैच कर लीजिए, ताकि आप सेम क्वेश्चन का बार बार, ये भी एक है जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ इसमें, कि वो कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभिषेक, क्या कितनी बुक्स हमें रेफर करनी चाहिए MCQs के लिए? ऐसा भी कुछ नंबर होता है? नहीं सर, ज़रूरी नहीं है। आप एक बुक ले लो, मैंने एक ही बुक रेफर करी थी, तो मुझे इतना कोई, और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स वेरी हेल्पफुल रहेंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन। उससे पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अलग अलग जुडिशरी में अलग अलग पैटर्न होते हैं सर एग्जाम्स का। तो अगर स्पेसिफिकली राजस्थान की बात करें तो वो सर कम्प्लीटली बेरक बेस्ड होता है। तो सर उसमें अगर आपके पकड़ में बेरक है ना सर, तो आप कर सकते हो, निकाल सकते हो। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और पता है अभिषेक, आपसे बात करके मुझे जो एक डिफरेंस जो फील हो रहा है ना, वो ये है कि आपने अपनी प्रिपरेशन को बहुत सिंपल रखा। मैं सर कंफ्यूज होना नहीं चाहता कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। जितना अपन सिंपल रखेंगे किसी चीज़ को, उतना ज़्यादा बेटर है। मैं कम कंफ्यूज हूँगा सर। कह सकते हैं कि RJS एक बैटल फील्ड ही हो गया। अगर आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो गए तो आप ऑब्वियसली हार क्या होगी। तो उससे बेटर है कि आप सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, सीधा सिंपल रखो। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ख़त्म। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि मैं एक सब्जेक्ट के लिए मेरी लाइब्रेरी में मिनिमम 15 to 20 बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए? सो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, आपको नहीं करना, क्योंकि हम जिस प्रोफाइल पे हैं, वी आर इनटू टीचिंग, हमें पढ़ाना है, हमें आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमें उसके अलग अलग डायमेंशंस एक्सप्लोर करने हैं, जजमेंट्स पढ़ने हैं, वो हमारे लिए है, वो प्रैक्टिस में काम के लिए हैं। लेकिन आप जिस स्टेज पे हो ना, उस स्टेज पे ऐसा नहीं है कि आपके पास
बहुत सारा कंटेंट मुझे चाहिए, वो रिसर्च पर्पस के लिए सही होता है इतना कंटेंट, जैसे अभिषेक ने बताया। और अभिषेक यहाँ पे आपके लिए, आप सब लोगों के लिए इतना सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं कि जितना हो सके कीप इट सिंपल। यस सर, कीप इट सिंपल। अगर मैं कोई एडवाइस देना चाहूँगा तो मैं यही करूँगा सर कि कीप इट सिंपल, स्ट्रिक टू बेयर इट, नथिंग एल्स। और मेंस के लिए फिर आपने क्या किया? मेंस के लिए सर, मेंस के लिए ऐसे स्पेसिफिक तैयारी नहीं की, बट जो सर राइटिंग प्रैक्टिस थी वो स्टार्टिंग से ही थी सर। तो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व की मेंस की या? हाँ यस सर, टेस्ट सीरीज मैंने दी सर। और ऐसे मैं स्ट्रेटजीज बना सकूँ कि मुझे कैसे एक्चुअल एग्जाम में कैसे अटेंड करना है। तो सर मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज ट्राई की, फिर मैं एक पे फाइनल हुआ और उस पे। तो आपने कोई ऐसा भी किया कि ऐसे लिखना है मुझे, तो टाइम लिमिट में कैसे लिखूं मैं ये सब? सर स्टार्टिंग में जब मैं लिखने बैठता था तब नहीं होते थे, फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं इतना इतना टाइम और इतने पेज डिवोट करूँगा सबको, ताकि मैं एटलीस्ट अपना ऐसे कंप्लीट तो कर पाऊँ कहीं से। तो सर उसने बहुत हेल्प की। अच्छा, आज एक स्टूडेंट की एक क्वेरी और थी आज मॉर्निंग में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्वेरी ये थी कि मैं अपनी हिंदी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करूँ, ये स्टूडेंट का क्वेश्चन था। सो आई एडवाइज हिम कि न्यूज़पेपर रीड करो डेली, उससे इम्प्रूव होगा। आपने कैसे किया, आप बताइए। सर मेरी तो हिंदी वीक है, ओके, बहुत बहुत वीक थी। हाँ। तो उसके लिए मैं न्यूज़पेपर में सर एडिटोरियल सेक्शन आता है, हाँ, तो मैं उसको उठाता था। हाँ, आई यूज्ड टू राइट इट। वो सर मैंने 1 साल तक किया है सर। 1 साल तक किया? 1 साल तक रेगुलरली किया है सर। वेरी गुड। और मैं तो आपको उससे मेरी सर हिंदी इतनी अच्छी हो गई कि अब मुझे हिंदी में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है रेदर देन की इंग्लिश। वाह, क्या बात है। एक स्टूडेंट है आप ही की बैच की, महक सिंगल, शी इज सिक्योर 34th रैंक उनकी आई है। सो आई वॉज टॉकिंग टू हर, हम बात कर रहे थे, तो शी सेड कि सर मैंने भी एडिटोरियल और न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत फोकस किया। सो ये मैंने आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मैंने जो कॉमन फैक्टर्स जो मैं देख रहा हूँ वही मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने बताया कि हमने न्यूज़पेपर और एडिटोरियल पे बहुत काम किया। जैसे आपने बताया 1 साल तक कॉन्टिन्यूसली आपने काम किया एंड दैट रियली मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं हिंदी में। इतने मतलब मोर देन 300 आपने एडिटोरियल्स को पढ़ा है और उनको लिखा है। तो आप सब लोगों को बोलूँगा कि अगर आपको ये चाहिए ना कि आज अभिषेक जिस पोजीशन में है, अगर आप लोग भी उसी पोजीशन में अपने आप को देखना चाहते हो तो आपका भी कमिटमेंट और हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी अभिषेक जैसे ही होनी चाहिए, बिकॉज ही वर्कड ऑन एवरी एरिया। अभिषेक ने सारे एरियाज पे काम किया, हिंदी पे भी काम किया, सर इंग्लिश के लिए कुछ ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे सर। जो हमारी कमजोरियां होती हैं, हम क्या करते हैं उन पे पर्दा डालने का ट्राई करते हैं। मुझे लगता है कि उन पे नहीं डाल के हम उन पे काम करने। बिल्कुल सर जैसे हिंदी मेरा वीक पार्ट था, तो मुझे लगा कि भाई अपने पास 250 मार्क्स है, अपन उसमें से स्कोर कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है सर। यहाँ पे आपको सब कुछ करना पड़ेगा सर, अदरवाइज आप अगर एक में भी लैक करोगे ना सर, आप नीचे आ जाओगे सर। कुछ बहुत से ऐसे, कुछ नहीं, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल टाइम में ही, इफ दे आर नॉट गुड एट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट से भागते हैं। यहाँ पे कंपटीशन में सर ऐसा नहीं हो सकता। आप जैसे कि स्कूल टाइम में मैथ्स को अवॉइड करते हो। यस सर कि मैथ्स डिफिकल्ट है तो मैथ्स में बस पासिंग मार्क्स आ जाए, बाकी हम दूसरे सब्जेक्ट से कवर कर लेंगे। तो कंपटीशन में सर ऐसा नहीं हो सकता। कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। सॉरी, आप पीछे, बहुत पीछे रह जाओगे अगर सर आपने एक भी सब्जेक्ट छोड़ा ना सर। तो प्लीज़ आप सब लोग हिंदी इंग्लिश, जो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, उस पर थोड़ा वर्क कीजिए। मैं अभिषेक बहुत स्ट्रेस देता हूँ कि प्लीज़ लैंग्वेज के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि लॉ तो कवर कर लोगे बट ये भी इम्पोर्टेंट सर। एक स्टार्टिंग से ही आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट राइटिंग प्रैक्टिस करें। जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे सेक्शन में, वो लिख कर याद करने का ट्राई जितना करेंगे ना सर, उतना अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। मैं इनफैक्ट CPC की क्लास ले रहा था, सो मैंने स्टूडेंट्स को बोला बार बार डिग्री की डेफिनेशन पढ़ो, ऑर्डर की पढ़ो, और वो फॉर्मल एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है वर्ड, वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और मैंने बोला, मैं कहा देखो अब ये वर्ड जजमेंट में नहीं है, ये जजमेंट में मिसिंग है, फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है। सो ये मैं इसलिए जब आप लोगों से बात होती है तभी स्टूडेंट्स को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बातें जब आप लोग बोलते हो ना, जब RJS बोलते हैं खुद, तब स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आती है कि हाँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं भी देखता था ना सर, मुझे भी लगता था कि पॉसिबल तो नहीं है, कर सकते नहीं कर सकते, बट हो जाएगा, मतलब कर लोगे, करने वाली इच्छा होनी चाहिए सर, सब हो जाता है। अच्छा अभिषेक, जब आप मॉक के लिए आए थे, मॉक इंटरव्यू में, तब हमारा डिस्कशन जो हुआ था वो GK को लेकर काफ़ी हुआ था, राजस्थान GK को लेकर।
तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका लॉ प्रैप में, आपका जो मॉक हुआ था उसका? सर जो आपके सजेशंस थे उन पे मैंने काम किया था सर। तो जैसे राजस्थान जी के था तो उससे मेरे से बहुत सवाल बने थे सर वहाँ पे। उससे एरियाज पूछे गए थे जो लैंग्वेज वाले एरियाज होते हैं वो। और भी 2-3 सवाल थे जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट स्टार्टिंग का जो मेरा इंटरव्यू पार्ट था वो राजस्थान बेस्ड था। ओके। फिर सर लॉ पे धीरे धीरे आते गए, फिर So- इंटरनेशनल हुआ सर। अच्छा। ऐसे चलते। आई एम रियली ग्लैड के जो मॉक इंटरव्यूज़ में आपको जो हमने फीडबैक दिए वो आपके लिए इंटरव्यू में Yes, रियल में thank you काम sir, किया। उसके लिए। एनी टाइम। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट है, और कि हम आपकी सक्सेस की जर्नी में जो भी हम कंट्रीब्यूशन कर पाए वो हम लोगों ने करने की कोशिश की। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट का जो इंडिविजुअल एफर्ट होता है वो बहुत मैटर करता है। यस सर, जुडिशरी जैसे एग्जाम्स में सर आपको बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल एफर्ट्स मानने पड़ेंगे। कोचिंग से काम थोड़ा चल जाएगा, बट अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो सर तो फिर थोड़ा सा दिक्कत दैट्स ट्रू। गाइडेंस आपको एक लेवल तक लेकर आ जाएगी, हाँ। लेकिन फिर आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स कितने हैं, क्योंकि हम भी इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट। तो उसमें सिलेक्शन किसका होगा ये इंडिविजुअल एफर्ट पे बहुत डिपेंड करता है। अब आपने जैसे कि बताया कि आपको जो फीडबैक हमने दिए जीके को लेकर, तो आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, और आपको इंटरव्यू में उसका बेनिफिट मिला। ऐसे और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने अलग अलग सजेशंस दिए थे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा कि एक स्टूडेंट आई हम मॉक इंटरव्यू के लिए। सो उनका स्पेशलाइजेशन था एलएलएम था और आईपीआर में स्पेशलाइजेशन था। सो मैंने मॉक में कुछ क्वेश्चंस पूछे आईपीआर रिलेटिंग। देन एट द टाइम ऑफ फीडबैक शी आस्क्ड मी कि सर आपने ये आईपीआर के क्वेश्चंस क्यों पूछे मुझसे? तो मैंने कहा क्योंकि आपका आईपीआर में स्पेशलाइजेशन है एलएलएम में, तो मॉक इंटरव्यू में उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन क्या हुआ, उसके बाद में जब रिव्यू आने लगे स्टूडेंट्स के, तब पता लगा कि एक स्टूडेंट ने जाके बोल दिया था मेरा एलएलएम आईपीआर में है, तो अगेन वो क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। सो बस हम कोशिश करते हैं कि एक डायरेक्शन दे सकें स्टूडेंट्स को ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा अभिषेक, अब ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स अब प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनको लगता है कि मेरा कैसे होगा, मैं आपको ये बात बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बताते हैं कि सर मैंने प्राइवेट कॉलेज से लॉ किया है और मैंने एक बहुत अच्छी फ़ीस पे की है वहाँ पे। तो कई स्टूडेंट्स को ये प्रेशर आ जाता है कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा खासा मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है एंड नाउ इट्स माई टर्न टू पे देम बैक, और मैं कुछ प्रूव करके दिखाऊँ उनको। तो ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर बड़ा एक वो प्रेशर ले लेते हैं और वो जुडिशरी में आना चाहते हैं। तो उनके लिए आपकी तरफ से एक गाइडेंस आपने दी कि कीप इट सिंपल। अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल सिंपल रखो, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में मत जाओ, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और बेराक के ऊपर काम कीजिए। एक आपने कहा सोशल मीडिया से दूर रहिए। मैं तो यही रिकमेंड करता हूं, जो मैंने खुद पे अप्लाई किया मैं तो सर। और ये रियल में कमेंडेबल है कि आपने इतनी डिस्टेंस बना के रखी इतने लंबे टाइम तक सोशल मीडिया से। बाकी आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि वो ऐसा क्या करें कि उनका भी नाम उस लिस्ट में हो जिसमें आपका नाम आ गया? हाँ सर, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें। प्रेशर तो सबकी लाइफ में है सर, बट या तो आप उस प्रेशर को लेके डिप्रेस्ड होके बैठ सकते हो, या फिर आप मेहनत करके उस प्रेशर को एनर्जी में चैनलाइज कर सकते हो कि नहीं मैं निकाल के रहूँगा। वेरी गुड। तो सर मुझे लगता है कि एनर्जी में चैनलाइज करो उसे और काम करो अपने गोल की तरफ, वो सर आपको हर दिन एनर्जी देगा सर। सो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात अभिषेक ने बड़ी डिफरेंट अप्रोच बताई है कि जो प्रेशर है आपके ऊपर, उस प्रेशर को चैनलाइज कीजिए कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ प्रोडक्टिव करने पे, ना कि उससे आपको डिप्रेस होना है, राइट? और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, चाहे कोई भी कॉन्सर्ट हो रहा है राइट, कि ये कॉन्सर्ट हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है, मुझे यहाँ जाना है, शादी वादी थोड़े टाइम के लिए आप अवॉइड करें अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, जितना सिंपल रखेंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें, स्पोर्ट्स भी खेलें, वो भी थोड़ा हेल्प करता है सर, राइट? रिलैक्स करने के लिए। हाँ सर, चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में हेल्प करते हैं। और जो बाकी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम करें, बाकी और सब ठीक है। क्योंकि करियर बनने के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी मैं सब कुछ कर रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ। तो अभिषेक, जेएलओ के बारे में भी आप बता रहे थे, तो उसके साथ आपने कैसे मैनेज किया? सर स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट था मैनेज करना। 1 जुलाई को हमारी पोस्टिंग हो गई थी और 15 जुलाई को सर रिजल्ट आ गया था। अब मेंस की प्रिपरेशन चल रही थी, बट वो वर्किंग आवर्स के दौरान मैनेज नहीं हो पा रही थी।
तो मुझे लगा लीव लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये मौका एक ही बार आता है, बार बार नहीं आएगा, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल होता है। तो सर फिर मैंने लीव ली, फिर मैंने कंटिन्यूसली सर 45 डेज मुझे याद है, तो मुझे सर उसमें पता भी नहीं वो कब निकल गए, कब एग्ज़ाम हो गया, मैं कब वापस ऑफिस पहुंच गया। वो सर वो दिन पता ही नहीं चले, वो क्योंकि वो 45 डेज आपने पूरी तरीके से हाँ डिवोट कर दिए थे। वेरी गुड अभिषेक। Abhishek, thank you so much for coming here and thank you so much for sharing your story. Thank you sir for inviting me. और आई एम वेरी श्योर कि ना आपने जो अलग इंसाइट्स रखे हैं ना, वो जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं ना, वो उन इंसाइट्स के ऊपर जाएंगे। देखिए, हम कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ में कितना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप कैप्चर कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। इस वीडियो में अभिषेक ने अपनी पूरी जर्नी बताई है। JLO की जॉब के साथ में प्रिपरेशन को मैनेज किया, सोशल मीडिया से अपने आप को पूरी तरीके से अलग रखा, डिस्ट्रैक्शंस को रीज़न नहीं बनने दिया प्रिपरेशन ना करने का। और जो अभिषेक ने बताया कि हिंदी इंग्लिश के लिए अभिषेक ने क्या क्या अप्रोच फॉलो की है, वो सारी अप्रोच आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के इंटरव्यू का कंक्लूजन है वो ये है कि कीप योर प्रिपरेशन वेरी सिंपल। यस सर। बैराक पे फोकस कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, ज़्यादा बुक्स रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिसर्च के लिए होती है, वो हम लोग रेफर करें तो बेटर है, बट आप लोगों के लिए एक लिमिटेड कंटेंट ही सफिशिएंट रहेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और पूरी प्रिपरेशन कीजिए। सो अभिषेक, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी रियली होप कि आप जुडिशरी में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन इस तरीके से करें कि हमारे देश में जो लोगों की जो भरोसा है जुडिशरी में आज भी वो और मजबूत हो। Thank you so much for joining us. All the best. God bless you. Thank you.